ईस्ट पाकिस्तान में आवाम जोरों से अपने लिए एक अलग देश बनाने के लिए आंदोलन कर रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसे में लगभग 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण ले चुके थे। ऐसी सिचुएशन में भारत को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के सिविल वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन भारत ने इस युद्ध में हथियार तब तक नहीं उठाए थे जब तक कि पाकिस्तान ने खुद आगे बढ़कर भारत के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ दिया। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था और इसके लिए भारतीय सेना तैयार बैठी थी। इसके बाद 1971 के वॉर में ना तो सिर्फ भारत विजयी हुआ बल्कि एक नया देश बना, बांग्लादेश। हालांकि इस युद्ध में सिर्फ बांग्लादेश का जन्म ही नहीं हुआ था बल्कि एक और सुखद घटना हुई थी जब यूएसएसआर भारत के खिलाफ खड़े यूएस और यूके के विरुद्ध भारत का साथ देने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ आ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूएसएसआर को आगे क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि यूएस ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरना शुरू कर दिया था? और क्यों यूएस और यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान को युद्ध में छोड़ भाग खड़ी हुई? 1971 एक ऐसा वक्त था जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी, भारत को घेरने की कोशिश कर रही थी। उस समय यूएसएसआर ही एक ऐसा देश था जिसने भारत के लिए दुनिया से दुश्मनी ले ली थी। भारत पाकिस्तान वॉर के बीच एक समय ऐसा आया जब चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स 74, जिसे 7th फ्लीट भी कहा जाता था, को मैदान में उतार दिया था। ऐसे में रशिया ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने न सिर्फ अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने से रोका बल्कि चीन को भी भारत के खिलाफ शामिल होने नहीं दिया। बात 1971 की है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिविल वॉर अपने पीक पर था। 1947 में धर्म का नाम लेकर पाकिस्तान भारत से तो अलग हो गया, लेकिन अपने देश के अंदर 2 अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच टकराव रोक नहीं पाया। रिजल्ट ये हुआ, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। सच्चाई तो यह है कि इस बंटवारे की नींव उसी वक्त पड़ गई थी जब आजादी के बाद जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा सिर्फ उर्दू ही रहेगी। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. दिक्कत की बात यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी बांग्ला भाषी की थी। ऐसे में उर्दू के राष्ट्रभाषा बनने से ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली ज्यादा संपन्न था। यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर उर्दू बोली जाती थी और इधर के लोगों की मेंटालिटी भी अलग थी। ये खुद को सुपीरियर मानते थे, बात बात पर ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे। यहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसी और मिलिट्री का पावर भी इन्हीं वेस्टर्न पाकिस्तानियों के हाथ में थी। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पहली बार 313 में से 167 वोट पाकर चुनाव जीत गई। पार्टी की ओर से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को यह बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स सब ने एक साथ मिलकर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया। चुनाव जीत जाने के बाद भी मुजीबुर रहमान को कुर्सी नहीं दी गई। जो डिस्क्रिमिनेशन ईस्ट पाकिस्तान सालों से महसूस करता आया था, इलेक्शन कैंसिल होने के बाद उसे देख भी लिया था। ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट देश बांग्लादेश की मांग कर दी। फिर पाकिस्तान का जुल्म शुरू होता है। 30 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों औरतों की आबरू लूटी गई। स्कूल, हॉस्पिटल, हर तरफ पाकिस्तान की सेना निर्दोषों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी। लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में प्रवेश करने लगे। भारत जिसके अभी बंटवारे के घाव भरे भी नहीं थे, लाखों की संख्या में आ रहे रेफ्यूजीज का बोझ कैसे झेल पाता? बॉर्डर के अंदर बढ़ते रेफ्यूजीज और उनकी सिचुएशन देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की। बार बार अपनी परेशानी समझाने के बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन भारत की मजबूरी समझने को तैयार नहीं हुए। Of vast proportions. I am haunted by the tormented faces in our overcrowded refugee camps, reflecting the grim events which have compelled the exodus of these millions from East Bengal. इधर पाकिस्तान के अंदर वायलेंस लगातार बढ़ता रहा।
लेकिन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले जुल्मों की जिम्मेदारी लेने की बजाय पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई छुपाने पर लगा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म ढाने के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के खिलाफ अटैक भी प्लान कर रखा था। इसी प्लान के हिसाब से 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी करी और इसके अलावा कश्मीर के कई आर्मी बेसिस में भी अटैक किए गए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को जितने सक्सेस की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली और ना ही इंडियन एयरफोर्स न्यूट्रलाइज हो सकी, बल्कि उल्टे भारतीय सैनिक और अधिक क्रोध से भर गए और पाकिस्तान को युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। जवाब में भारत ने भी अपनी तरफ से 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका जो पहले से ही पाकिस्तान की तरफदारी में था, वो नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े। भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चुना जरूर था, लेकिन हमारे देश के रिश्ते यूएसएसआर के साथ हमेशा से अच्छे रहे थे। उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान और चीन ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ आ चुका था और कम्युनिज्म को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका एशिया में कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान को अपना एलाय बना लेता है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर में साउथ एशिया में हॉट सीट था, जिसे अमेरिका हर हाल में सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन भारत के इरादे साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुए अन्याय ने इंदिरा गांधी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था और उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाने का निर्णय ले लिया था। जनरल मानेकशॉ और जगजीत सिंह अरोड़ा की लीडरशिप में इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान की सीमा में बढ़ती चली गई। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान की सरजमीन को हिला के रख दिया। मन ही मन अब पाकिस्तानी आर्मी उस दिन को कोस रहे थे जब उन्होंने भारतीय शेरों से उलझने का सोचा था। पाकिस्तान का ये हाल देखकर अमेरिका बौखला चुका था। अमेरिका को अब लगने लगा था कि भारत कहीं वेस्ट पाकिस्तान को भी ना कैप्चर कर ले। इसीलिए वॉर के बीच भारत के सभी दुश्मन देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद में आ गए। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इंडियन एम्बेसडर LK झा को बुलाकर अपने तरफ करने की कोशिश की और साथ भारत यूएसए के अच्छे संबंधों की आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन इन बातों से यूएसए का मतलब साफ था कि अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो यूएस भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। निक्सन ने यह भी कहा था कि अगर यूएसएसआर के साथ भारत की ट्रीटी है तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के सेंटो एंड सिएटो ट्रीटी के तहत जुड़ा हुआ था। एक तरफ भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसी समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा में भाषण दे रही थी। उन्होंने खुलेआम कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश को धमकाने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। दरअसल पाकिस्तान की तबाही से अमेरिका खींच उठा था। 9 दिसंबर को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में चीन को रिप्रेजेंट कर रहे हुआंग हुआ को मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मीटिंग में हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एडवाइजर थे, उन्होंने हुआंग हुआ के सामने पाकिस्तान की दुर्दशा का बखान किया और कहा अब जरूरत है चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आकर भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करे। इसके बाद अगर यूएसएसआर चाइना के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो यूएसए चाइना को प्रोटेक्ट करेगा। हुआंग हुआ अमेरिका की इस राजनीति को समझ चुके थे। उन्होंने इस वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात की, लेकिन किसी प्रकार की लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया। बौखलाए अमेरिका के ईस्टर्न पाकिस्तान से अमरीकी नागरिकों को निकालने के बहाने टास्क फोर्स 74 को वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। USS एंटरप्राइज उन दिनों विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस एयरक्राफ्ट में 70 फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स थे। इसके अलावा इसके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS किंग, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स USS डिकेटर, पार्सन्स एंड टार्टर सैम और असॉल्ट शिप USS ट्राइपोली भी थे। भारत के पास उस समय एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जिसकी तुलना में अमेरिका का 7th फ्लीट बेड़ा काफी बड़ा और पावरफुल था। वॉर शुरू होने से 4 महीने पहले 9 अगस्त 1971 को ही इंडिया ने रशिया के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ 1971 पर सिग्नेचर कर लिया था, जिसमें एक नियम ऐसा भी था कि जब भी भारत पर कोई फॉरेन पावर अटैक करेगा तब USSR को भारत की रक्षा करनी ही होगी।
सोवियत इंटेलिजेंस ने ये बात पता कर ली कि ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलकर भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरने की प्लानिंग कर रखी है। इसके लिए ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल के साथ हजारों टन बम और डिस्ट्रॉयर्स लेकर वेस्ट साइड से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वही अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से भारत को उलझाने के लिए निकल पड़ा है, जिसके बाद सोवियत गवर्नमेंट भारत की मदद के लिए तुरंत जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 10 दिसंबर को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो मैसेज हाथ लगा जिसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी किसिंजर के लिए भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ और बातें भी सामने आई, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था कि जब तक भारतीय सैनिक पूरा पाकिस्तान छोड़कर वापस नहीं चले जाएंगे तब तक वह वॉरशिप आगे बढ़ता ही रहेगा। अब अमेरिका की मंशा साफ हो गई थी। इसके तुरंत बाद इंडिया ने सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत मॉस्को से मदद मांगी। इसके बाद 13 दिसंबर को यूएसएसआर ने एडमिरल व्लादिमीर क्रुगल्याकोव की कमांड में एक 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के अंडर न्यूक्लियर आर्म्ड फ्लोटिला भेजा। यूएसएसआर ने 2 टास्क फोर्स तैनात किए थे, जिसमें कुल मिलाकर क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 सबमरीन्स और सपोर्ट वेसल्स थे। दरअसल यूएसएसआर अमेरिका को अपनी सेना का दम भी दिखाना चाहता था। भारत यूएसएसआर के बीच हुई ट्रीटी की वजह से यूएसएसआर ने चीन को भी इस वॉर में भारत के खिलाफ नहीं बोलने दिया। ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर भारत को 2 तरफ से घेरकर ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने से रोकना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ इस 2 तरफा खतरे का मुकाबला करने के लिए और इन्हें इंडियन कोस्टल्स के करीब जाने से रोकने के लिए यूएसएसआर अब पूरी तरह तैयार था। इसी दौरान मॉस्को ने अपने वॉरशिप्स को अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को इंडियन वॉर जोन के करीब जाने से रोकने का आदेश दिया। अमेरिकन को धोखा देने के लिए यूएसएसआर ने एक गजब की रणनीति अपनाई। उन्होंने प्लान किया कि जब अमेरिकन सामने आए तो सारी सबमरीन्स को सी लेवल पर उठा लिया जाए, जिससे कि अमेरिकन फ्लीट को ये लगे कि वो चारों तरफ से यूएसएसआर की सबमरीन से घिरे हुए हैं। ऐसा ये दिखाने के लिए किया गया था कि हिंद महासागर में यूएसएसआर ने कई सारे सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स लगा रखे हैं, जिससे कि अमेरिकन धोखा खा जाए और इंडिया पर किसी तरह का अटैक नहीं करे। ये प्लान यूएसएसआर के लिए वर्क भी कर गया। थोड़ी ही देर में यूएसएसआर के कमांडर ने 7th फ्लीट के कमांडर का मैसेज इंटरसेप्ट किया, जिसमें ब्रिटिश वॉरशिप इंचार्ज एडमिरल गॉर्डन अमेरिकन 7th फ्लीट कैप्टन से कह रहे थे कि सर, हमने काफी देरी कर दी है। यहाँ ओशन में पहले से यूएसएसआर बड़ी भारी मात्रा में सबमरीन्स के साथ पहले से आ चुका है। मैसेज मिलने के बाद यूएस की वॉरशिप्स इंडियन वाटर टेरिटरी में एंटर करने के पहले ही रुक गई और श्रीलंका की तरफ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सबमरीन्स ने भी मेडागास्कर का रुख कर लिया और इस तरह से यूएसएसआर की सूझबूझ ने INS विक्रांत का काम आसान कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत की सेना का पराक्रम भी पूरे जोर शोर पर था। भारत की सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया। ढाका में गवर्नर हाउस के अंदर पाकिस्तान के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भारत की सेना गवर्नर हाउस तक जा पहुंची। हमले से घबराकर पाकिस्तान आर्मी जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने भारत को युद्ध विराम का संदेश भिजवाया, लेकिन भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने यह कहकर मना कर दिया कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल ने सरेंडर कर दिया और फिर इंदिरा गांधी की एक डिक्लेरेशन, ढाका अब स्वतंत्र है, के साथ वॉर समाप्त हुआ। लेकिन एक सवाल हर इंडियन के मन में जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स क्यों उतार दिया था। दरअसल इंडिया की यूएसएसआर से बढ़ती हुई नजदीकियां अमेरिका को खल रही थी। ये वो दौर था जब यूएसएसआर अपने पांव बड़े कर रहा था और ये बात सुपर पावर अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। भारत पाकिस्तान वॉर में एक तरफ जहां अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, वहीं यूएसएसआर भारत के लिए एकमात्र सहारा बना हुआ था। अमेरिका के भारत पर खफा होने की एक वजह अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन की रेसिस्ट सोच भी थी। अमेरिका को इस बात का भी डर था कि अगर पाकिस्तान में भारत जीत गया तो एशिया में यूएसएसआर का विस्तार और अधिक बढ़ जाएगा।